हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन बर्ड्स में आप सबका स्वागत है। आप पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th के जो चैप्टर हैं अभी राजनीतिक अवधारणाएं आधुनिक, उसमें राजनीतिक हमने जो पढ़ ली है, राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम जो करेंगे राजनीतिक सहभागिता, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। जैसा कि हम जानते हैं राजनीति में सहभागिता किसकी? जनता की भागीदारी। जनता की भागीदारी जो राजनीति में होगी उसको हम राजनीतिक सहभागिता का नाम देंगे। राजनीतिक सहभागिता आधुनिक राजनीतिक अवधारणाओं का विशेष महत्व रखती है। इसका अर्थ है जनसाधारण की राजनीतिक प्रक्रियाओं में प्रत्यक्ष और परोक्ष भागीदारी, चाहे तो प्रत्यक्ष रूप से भागीदार हो चाहे वो परोक्ष रूप में भागीदार हों। जब राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों द्वारा राज्य को व्यवस्था द्वारा सुचारू रूप से संचालन विभिन्न स्तरों पर राजनीतिक प्रक्रियाओं में जन भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, इस प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? जन सहभागिता या राजनीतिक सहभागिता। अब हमारे पास प्रश्न बन गया कि राजनीतिक सहभागिता किसे कहेंगे? प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता की राजनीति में भागीदारी को हम राजनीतिक सहभागिता कहेंगे। समझ में आ गया होगा कि हम जब देखते हैं लोकतंत्र स्विट्जरलैंड, राजनीतिक सहभागिता का जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लिए स्विट्जरलैंड विश्व के अग्रणी लोकतांत्रिक देशों में एक है। वहां पर जनता को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार है। यानी कि जनता जब अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और चुनने के बाद उनको सरकार बनाने का मौका देती है, अगर वो सही कार्य नहीं करते हैं तो जनमत संग्रह के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को वो वापस बुला लेती है और सरकार में दूसरे प्रतिनिधि अपने चुनने के लिए वो स्वतंत्र हो जाते हैं। ऐसे अधिकार जब जनता के पास हो तो राजनीतिक प्रक्रिया में चुने प्रतिनिधि अपने निर्वाचकों की अनदेखी नहीं कर सकते। कैसे? अगर हमने जिनको चुन के भेजा है वो हमारे अनुसार कार्य नहीं करते हैं तो हम उनको बुला सकते हैं और उनका पद उनसे छीन सकते हैं। ऐसे में उनके पास क्या रहेगा? वो अपने हमारे यानी जनता के प्रति उत्तरदायित्व रहेंगे और हमारी बातों का अनदेखा नहीं कर सकेंगे और जनता के प्रति सदैव कार्यरत रहेंगे। राजनीतिक सहभागिता लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्राण तत्व मानी गई है। मतलब समझे इसका कि जो राजनीतिक सहभागिता है वो लोकतंत्र में प्राण तत्व मानी गई है। यानी कि जिस प्रकार प्राण से कोई व्यक्ति जीवित रहता है, चलता है, इसी प्रकार जनता की सहभागिता से लोकतंत्र चलता है। प्रत्येक लोकतांत्रिक समाज वास्तव में एक सहभागिता पूर्ण समाज होता है। किसी भी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था को न हो, यथार्थ में राजनीतिक शक्ति कुछ लोगों में ही केंद्रित होती है। जिस राजनीतिक समाज में राजनीतिक शक्ति संपन्न सत्ताधारी व्यक्ति जनसाधारण की राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए निरंतर प्रेरित करते हैं और ऐसी भागीदारी को क्या माना जाता है? सकारात्मक भागीदारी माना जाता है। अब आते हैं हम राजनीतिक सहभागिता का अर्थ, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। यानी कि राजनीति विज्ञान में राजनीति सहभागिता का सूत्रपात व्यवहारवादियों ने दिया। हमारे पास 1 नंबर का प्रश्न बनता है ये कि राजनीतिक सहभागिता में जो सूत्रपात है वो किसने दिया? व्यवहारवादियों ने। समझ में आया? अब इसमें देखते हैं हम कि व्यवहारवादी क्या कहते हैं। व्यवहारवादी मानते हैं कि राजनीति में जब तक व्यवहारिक रूप से जनता की भागीदारी नहीं होगी तब तक लोकतंत्र सफल नहीं होगा। अब इसमें यह प्रारंभिक संदर्भ रूसो तथा गणतंत्रवादियों के लेखों में होता है, हमें प्राप्त होता है। राजनीतिक सहभागिता से मतलब राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर नागरिकों की संपूर्ण भागीदारी से है।
हम मानते निम्न रूप से इसको परिभाषित कर सकते हैं। मैग्लोस की जो परिभाषा है यह उन स्वैच्छिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से संबंधित है जिनमें नागरिक या जनता भाग लेती है और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में जनप्रतिनिधियों के निर्माण में भाग लेती है। अंततः वे शासन नीति निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं व सत्ताधारी लोगों की मनमानी पर अंकुश लगाते हैं। इसका मतलब समझे कि जब सत्ताधारी सरकार है वो जनता के अनुसार अगर कार्य नहीं करती है या उनके नीति निर्माण का कार्य जनता के अकॉर्डिंग नहीं करती है तो जनता क्या करेगी, उन पर अंकुश लगा देगी। अंकुश कैसा कि उनको सत्ता से बेदखल कर सकती है, उनको वापस बुला सकती है, उनकी आलोचना कर सकती है, उनके खिलाफ मत इकट्ठा कर सकती है। मैक्लोस्की मानते हैं कि राजनीतिक सहभागिता केवल लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की ही प्रकृति नहीं है, अपितु थोड़ी अधिक मात्राओं में बाकी सारी व्यवस्थाओं में भी यह विद्यमान रहती है। यह मात्रात्मक होने के साथ साथ गुणात्मक भी हो सकती है। अब आगे देखते हैं काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, यानी कि राजनीतिक सहभागिता के स्वरूप। काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में हम देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के कितने स्वरूप, दो सिद्धांत हैं। एक तो विकास परक है, दूसरा है लोकतांत्रिक। विगत यानी कि पिछले 60-65 वर्षों में राजनीतिक सहभागिता के अध्ययन का त्वरित प्रसार कहाँ, लोकतांत्रिक नीति निर्माण में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी, यानी कि सक्रिय भागीदारी के महत्व को क्या करती है, परिलक्षित करती है, प्रदर्शित करती है। विश्व में 1940 से व 1950वीं शताब्दी में चुनावी सहभागिता पर केंद्रित अब तक यह भागीदारी राजनीतिक व्यवस्था की हर प्रक्रिया को प्रभावित करती प्रतीत होती है। जैसे सहभागिता में हम क्या क्या मान सकते हैं, विकास पर सहभागिता यानी वोट देने का, दिलाने का, और चंदा देने का। चंदा किसको देंगे, राजनीतिक पार्टी को देंगे, किसी समूह को देंगे, सरकार को देने का। याचिका प्रस्तुत करने का, किसी के खिलाफ अगर कोई ऐसा मुकदमा आता है उसके खिलाफ याचिका दायर करने का। सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों पर प्रभाव डालने का, जो सत्ता में है जनता के प्रतिनिधि, उन पर अपना प्रभाव बनाने के लिए रैली निकालने से लेकर किसी विशेष मुद्दे पर धरना प्रदर्शन व जनप्रतिनिधियों का विरोध प्रदर्शन करना, सभी किसमें आते हैं, राजनीतिक सहभागिता के ये औजार हैं। जो शासकीय गतिविधियों व उत्तरदायित्व में बढ़ोतरी हुई है, राजनीतिक सहभागिता में भी अप्रत्यक्ष वृद्धि हुई है। वास्तव में राजनीतिक सहभागिता के अध्ययन का प्रारंभ इस बात में निहित है कि लोकतंत्र और राजनीतिक सहभागिता दोनों क्या है, अविभाज्य। यानी न राजनीति को लोकतंत्र से अलग किया जा सकता है, न लोकतंत्र को सहभागिता से अलग किया जा सकता है। तो मतलब कहने का ये है कि राजनीतिक सहभागिता लोकतंत्र में विद्यमान है। अब इसके लिए पेरी ने एक अपना कोटेशन दी है, राजनीतिक सहभागिता से संबंधित प्रत्येक पुस्तक लोकतंत्र से भी संबंधित होती है। पेरी क्या मानते हैं, जब राजनीतिक सहभागिता है वह लोकतंत्र तो स्वतः ही आ गया। और इसी प्रकार कास और मार्क्स ने भी कहा, राजनीतिक सहभागिता की धारणा लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के केंद्र में अवस्थित है, यानी कि लोकतंत्र के अंदर है। अगर किसी राज्य में या किसी देश में जनता की डायरेक्ट राजनीति में सहभागिता है तो मान के चलो कि वहां का लोकतंत्र है जो व्यवस्थित तरीके से चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है। वर्वा और नी ने कहा, जहां निर्णयों में कम लोग भाग लेते हैं, यानी कि राजनीति में कम लोग भाग लेते हैं, वहाँ लोकतंत्र क्या है, बहुत कम मात्रा में होता है। जहाँ निर्णय में अधिक भागीदारी होती है, यानी कि सकारात्मक लोगों की भागीदारी होती है, वहाँ लोकतंत्र पाया जाता है। इसी प्रकार बहुत सारी परिभाषाएं हमारे सामने है लोकतंत्र के लेके। पैराक्लीज ने एक सूत्रपात किया अपने अंतिम भाषण में। लोकतंत्र की निराली विशेषता उसके नागरिकों की प्राप्त भूमिका में निहित है। पेरिक्लिस क्या मानते हैं कि लोकतंत्र कहाँ मिलेगा आपको, कहाँ मिलेगा, जहां नागरिकों की राजनीति में भूमिका निहित होगी, वहां लोकतंत्र आपको मिलेगा। बार क्या करते हैं, बेंजामिन कहते हैं, सशक्त भागीदारी लोकतंत्र को पुरजोर वकालत करती है कि जहां मजबूत भागीदारी होगी वहां क्या होगा, मजबूत लोकतंत्र होगा। उसने ये कहा, सशक्त सहभागीदारी लोकतंत्र कमजोर उदार लोकतंत्र की तुलना में बेहतर विकल्प है।
हम आते हैं राजशाही से लेकर लोकशाही की परिवर्तन यात्रा वस्तुतः नागरिकों की निरंतर बढ़ती आकांक्षा अपेक्षाओं का ही परिणाम कही जा सकती है। लोकतंत्र ने जब सैद्धांतिक प्रक्रिया से आगे बढ़कर प्रतिनिधि लोकतंत्र का स्वरूप ग्रहण किया, तब राजनीतिक सहभागिता की आकारित होने लगी, यानी कि राजनीतिक सहभागिता लोकतंत्र के साथ साथ विकसित होने लगी। आगे हम देखते हैं नागरिक चेतना और सहभागिता। नागरिक मानते हैं हम, नागरिक किसे कहेंगे? वह व्यक्ति जो किसी देश में रहता है, वहाँ के मूल अधिकार कर्तव्यों का निर्वहन करता है और वहाँ के धरातल पर रह करके वहाँ की पृथ्वी यानी कि उसकी कृषि में भाग लेता है, कृषि उसके पास है, वहाँ रहता है वो, या फिर वो राजनीति में प्रॉपर भाग लेता है, सरकार बनाने में भाग लेता है, अपना वोट डालता है, वहाँ का वो क्या कहलाएगा? नागरिक, जो उनकी राजनीतिक सहभागिता को सुनिश्चित करती है। यही कारण है कि जिन देशों का साक्षर, अब चेतना किसे कहेंगे हम? चेतना वह है कि व्यक्ति को सुसुप्त अवस्था से जागृत करना, उसकी बौद्धिक चेतना यानी कि बुद्धि का विकास होना। और ये कब होगा? जब व्यक्ति साक्षर होगा। यही कारण है कि जिन देशों का साक्षरता प्रतिशत जितना अधिक है, वहां के लोगों की राजनीतिक सहभागिता का स्तर भी उतना ही अधिक होगा। हम मानते हैं यूरोपीय देशों की तुलना में, क्योंकि यूरोपीय जो देश हैं वो विकसित हो चुके हैं और उनकी साक्षरता दर 100% मानी गई है। देशों की तुलना में एशियाई अफ्रीकी देशों में शिक्षा साक्षरता की दर कैसी है? कम ही नागरिकों की राजनीतिक उदासीनता को दर्शाने के लिए पर्याप्त आधार कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि यूरोप के जो देशों में राजनीतिक सहभागिता में लोग सक्रिय नागरिक वहां के सक्रिय भागीदार होते हैं, उसका मेन रीजन क्या हुआ कि वहां के लोग क्या हैं? साक्षर हैं। परंतु एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों के जो अभी स्वतंत्र हुए हैं और उनको काफी गरीबी से इनसे निकले हैं, वो उनके पास ऐसी सुविधाओं की व्यवस्थाओं की अभाव पाया गया है, वो साक्षर उनकी न्यूनतम रही है, जिस कारण वो राजनीति में प्रॉपर भाग नहीं ले सकते और लेते भी नहीं, उदासीन रहते हैं। तो इसका कारण ये है कि नागरिकों में चेतना पाई जाती है। जब नागरिकों में चेतना नहीं होगी तो वो राजनीति में सहभागिता किस आधार पर अपनी दिखा पाएगा? इसके साथ ही जनसंख्या घनत्व और विस्तारित रूप से फैलाव भी इसके कारण है। हम जानते हैं जहाँ की जनता ज्यादा अधिक होगी, वो पूरी की पूरी को इकट्ठा करना, उनके मत लेना क्या संभव है? नहीं है। जैसे हम जानते हैं कि भारत एक विश्व में सबसे बड़ा सेकंड नंबर पे जो देश आता है जनसंख्या के मामले में, इसकी इतनी सारी जनसंख्या, क्या इनको सबको एक जगह बैठा करके उनकी किसी नियम कानून पर राय ली जा सकती है? क्या नहीं ली जा सकती, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। परंतु जहाँ छोटे राज्य होते हैं, छोटे देश होते हैं, उनकी जनसंख्या थोड़ी होती है, वो इकट्ठा लेकर के ऐसे निर्णय ले सकते हैं। जैसे कि हमने देखा स्विट्जरलैंड का। देखा गया है कि बड़े देशों में अल्प मात्रा में ही नागरिकों का अपने प्रतिनिधियों से प्रत्यक्ष संवाद हो जाता है, जैसे स्विट्जरलैंड का। ऐसी स्थिति में नागरिकों की लोकतांत्रिक तथा राजनीतिक सहभागिता अल्प मात्रा में भी सक्रिय रह पाती है। स्वाभाविक रूप से इसे किसी देश के राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता। इसके आगे का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसके जो भी डाउट हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। धन्यवाद।